बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। आप, हम और हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम, आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहाँ मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सेमी-आल्ता की खेती लाह उत्पादक किसानों के लिए है लाभकारी। मत्स्य कृषकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मिलेगा लाभ। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा प्रगति। अब समाचार विस्तार से। फ्लेमेंचिया सेमी-आल्ता झारखंड के लाह उत्पादक किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इस पौधे पर लाह की खेती कर किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यह एक विदेशी पौधा है और झाड़ीनुमा है। पौधारोपण के 1 वर्ष के अंदर ही इस पर लाह की खेती शुरू की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में करीब 8,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। इनमें 12 से 16 क्विंटल लाह का उत्पादन होता है। मत्स्य कृषकों और मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, नवीनतम तकनीकी सहायता और आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। किसान भाई, यदि आप तोरिया की खेती करने जा रहे हैं तो उन्नत प्रभेद में पंचाली, राजेंद्र तोरिया 1, RT 202, RT 203 लगाएं और सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा मस्टर्ड, पूसा 30, पूसा 28, पूसा 25, पूसा अग्रणी लगाएं। इन प्रभेदों से आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 6 से 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा प्रगति PM 113, काशी नंदिनी, आज़ाद P1 लगाएं। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीने पहले चूने का भुरकाव करें। साथ ही हल्की दोमट मिट्टी में 8 से 10 दिनों पर और भारी दोमट मिट्टी में 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों के बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज की पहली जानकारी है तसर कीट पालन के उपरांत प्रक्षेत्र का विसंक्रमण हम कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी, देखते हैं एक फीचर। तसर कीट पालक भाइयों, हम सभी जानते हैं कि तसर रेशम का कपड़ा महंगा होता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे होने वाला लाभ और हानि का सारा दारोमदार तसर कीट पालन और तसर उत्पादन पर है। तसर कीट पालन की बुनियादी जरूरत है तसर कीट के भोज्य पौधे वाला बाग, यानी तसर प्रक्षेत्र। तसर कीट स्वस्थ होंगे तो कोसा स्वस्थ होगा, कोसा स्वस्थ होगा तो गुणवत्तापूर्ण रेशम के धागे मिलेंगे। इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि पूरा तसर प्रक्षेत्र रोग एवं कीट मुक्त हो। इसके लिए कीट पालन के बाद यानी कोसा काट कर हटाते ही 1 सप्ताह के अंदर पूरे तसर प्रक्षेत्र की जमीन, वृक्ष और उनकी पत्तियों को चूना और ब्लीचिंग पाउडर से विसंक्रमित करें। क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि कीट पालन के दौरान विसंक्रमण किया जाता है और कीट पालन के बाद अक्सर ऐसा होता है कि विसंक्रमण लोग नहीं करते हैं और किसान बहन भाई अपना कोकून काटने के बाद फील्ड की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि ये जो है विसंक्रमण करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत आसान है। जैसे ही पूरा कोकून आप जो है काट लेते हैं, पूरी आपकी कीट पालन पूरी हो जाती है और कोकून काटने के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर अगर संभव हो सकता है तो पूरे प्रक्षेत्र का विसंक्रमण करें। और पूरे प्रक्षेत्र से मेरा मतलब है कि ज़मीन पर भी, पेड़ों पर भी, पत्तों पर भी, पूरा एक तरफ से कहीं छोड़ना नहीं है। और इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। बाज़ार में चूना मिलता है जो पाउडर चूना होता है, जिसे हम अपनी भाषा में स्लैक लाइम या बुझा चूना कहते हैं। और इसके साथ ही ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर ले लें। तो आप जो है 9 भाग चूना पाउडर मिलाएं और 1 भाग ब्लीचिंग पाउडर मिलाएं। दोनों का मिश्रण बना करके और उसकी धूल डस्ट के रूप में पूरे नीचे ज़मीन में, पौधों पर, पत्तों पर पूरी तरह से उसकी धूल झाड़ दें। उसके लिए आप को कुछ नहीं करना है कि जिस तरह से हवा चल रही है, हवा के रुख के अनुसार आप चूना फेंकते जाइए हाथ से, तो हवा के साथ उड़ करके पूरा ज़मीन में और पेड़ों में चला जाएगा। और अगर संभव हो सकता है तो बाज़ार में एक डस्टिंग मशीन मिलती है जो कि ये खाद बीज की दुकानों पर मिल जाएगी। इसकी कीमत लगभग मुझको लगता है कि 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब होगी। उसमें मशीन में पाउडर भरिए और उसको जो है हाथ से घुमाते हैं तो एक तरह से जैसे धुआं उड़ता है, इस तरह से चूना ब्लीचिंग का धुआं जैसा पूरे फील्ड में उड़ता चला जाएगा। अगर ये सुविधा आपके पास नहीं है तो मुंह पर जो है मास्क लगा लें, जो कि नाक में, मुंह में चूना ब्लीचिंग का नहीं जाए, और हवा के रुख के अनुसार आप हाथ से इस तरह से फेंकते चले जाएं। इस तरह से पूरा जो विसंक्रमण हो जाएगा। इससे विसंक्रमण करने से बहुत ही फायदा। तसर प्रक्षेत्र में सबसे अधिक तसर कीटों से ही संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। तसर कीट भोज्य पौधों पर औसतन 40 से 50 दिन रहते हैं। इस दौरान पैबलिन रोग सहित अन्य रोगों से ग्रस्त तसर कीट के मलमूत्र और मरे हुए तसर कीटों में संक्रामक जीवाणु, कीटाणु और विषाणु पलने लगते हैं, जो अगले मौसम में किए जाने वाले तसर कीट पालन को अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए हर मौसम में कीट पालन समाप्त होते ही तुरंत प्रक्षेत्र का विसंक्रमण करें। जरूरी है जानकारी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आप तसर कीट पालन में पहली फसल में लगभग 35 दिन जो है कीड़ा का पालन करते हैं। कीट पालन 35 दिन बाद वो जो है कीड़ा को लाते हैं, ब्रशिंग के बाद कोकून बनाता है और 6-7 दिन में कोकून काटने, लगभग जो है 40 दिन कीड़ा प्रक्षेत्र में रहता है। और दूसरी क्रॉप में जो आपकी होती है सेकंड क्रॉप, सितंबर में से शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में, उसमें करीब 45-50 दिन कीड़ा प्रक्षेत्र में रहता है। उस दौरान कीड़ा जो है अपना एक्सक्रीटा गिराता है, मतलब जिसे लेट्रिन कहते हैं, लेट्रिन गिरती है, उसका पेशाब गिरता है और बहुत सारे कीड़ा मर जाते हैं, वो भी प्रक्षेत्र में ही गिर जाते हैं। कुछ कीड़े बीमार होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो आपका कीड़ा जो जितना भी उसका टट्टी पेशाब जो है लेट्रिन के रूप में निकल रहा है, अगर उसमें कोई बीमारी है, वायरस की बीमारी है, बैक्टीरिया की बीमारी है या पेब्रिन की बीमारी है, तो वो जो उसके जो लेट्रिन निकलती है उसके साथ उसके जो है कीटाणु जो हैं बीमारी के, वो निकलते हैं और पूरे प्रक्षेत्र में ज़मीन में फैल जाते हैं। तसर कीट पालन उपरांत प्रक्षेत्र के विसंक्रमण के कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि नए मौसम में प्रक्षेत्र सहित तसर कीट जीवाणु, कीटाणु और विषाणु के संक्रमण से मुक्त रहते हैं।
भोज्य पौधा और तत्सर कीट स्वस्थ रहते हैं तो संख्या और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से बेहतर कोसा का उत्पादन होता है। स्वस्थ कोसा से उच्च गुणवत्तापूर्ण रेशम तैयार होता है। साथ ही अगले मौसम के लिए भी संक्रमण मुक्त और सुरक्षित प्रक्षेत्र की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अगर आप विसंक्रमण नहीं करेंगे तो ये कीटाणु फिर से जब आप दूसरी बार वहाँ पर कीट पालन करेंगे, पहली फसल में जैसे मैंने बताया कि करीब 40 दिन कीड़ा प्रक्षेत्र में रहता है और दूसरी फसल में करीब 50-55 दिन रहता है। उस दौरान कीड़ा के मरने से, कीड़ा की लैट्रिन गिरने से, बीमार कीड़ा के वहाँ सड़ने से जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस और जो पेब्रिन के हैं कीटाणु, वो वहीं पर पत्तों में, पेड़ों में, ज़मीन में रह जाते हैं। अगर इसका विसंक्रमण नहीं किया गया तो यही कीटाणु वहाँ पर प्रक्षेत्र में बढ़ते रहते हैं और जब अगले साल आप दोबारा से वहाँ जाकर के कीट पालन करेंगे, नए कीड़े लाएंगे तो तुरंत उसमें बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तत्सर उत्पादक भाई प्रक्षेत्र के विसंक्रमण के दौरान कुछ सावधानियों पर जरूर ध्यान दें। चूना और ब्लीचिंग पाउडर शरीर के किसी भी हिस्से पर गिरे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इससे बचाव के लिए मास्क और एप्रॉन का इस्तेमाल करें। साथ ही कभी भी हवा के विपरीत दिशा में दवा का छिड़काव ना करें। हवा का बहाव जिस दिशा में होगा उसी दिशा में चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। विसंक्रमण के जैसे मैंने फायदे बता रहा हूँ, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो विसंक्रमण करने से ये बहुत छोटा सा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 दिन लगता है। जैसे मैंने पहली बार बताया कि कोकून काटने के बाद 1 सप्ताह के बाद अंदर विसंक्रमण कर दें। अगर विसंक्रमण आप नहीं करेंगे तो बीमारी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए विसंक्रमण का मुख्य फायदा यही है कि वहाँ विसंक्रमण करने से जो बीमारी के कीटाणु, बीजाणु फैले हुए हैं वो विसंक्रमण चूना और ब्लीचिंग पाउडर से ख़त्म हो जाएंगे। और अब जब अगली साल आप वहाँ पर कीट पालन करेंगे तो आपका जो प्रक्षेत्र है वो जो है बीमारी रहित होगा। वहाँ पर जो बीमारी के कीटाणु हैं वो सब नष्ट हो चुके होंगे और आपकी अगली जो फसल होगी उसमें बीमारी कम से कम होगी और अधिक से अधिक कोकून की उत्पादकता होगी, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। तो ये थी तत्सर कीट पालन उपरांत प्रक्षेत्र के विसंक्रमण की विधि, जरूरत, लाभ और सावधानी की जानकारी। तत्सर कीट पालक भाई, आप इस जानकारी का लाभ लें और कोसा काटने के बाद तत्सर प्रक्षेत्र का विसंक्रमण जरूर करें। बारी है दूसरी जानकारी की। ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की दूसरी जानकारी है लाह कीट व इसके पोषक वृक्षों के शत्रु कीटों का प्रबंधन हम कैसे करें, इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी। लाह का उत्पादन 2 मौसम में होता है। एक को केतकी और अगहनी फसल तथा दूसरे को वैशाख एवं जेठनी फसल कहते हैं। कार्तिक, अगहन और वैशाख जेठ महीने में तैयार होने वाला लाह फसल को उस महीने के नाम से जानते हैं। लाह भी 2 प्रकार के होते हैं, रंगीनी और कुसमी। कुसमी लाह अगहनी और जेठनी फसल के लिए और रंगीनी लाह केतकी और वैशाख फसल के लिए लगाया जाता है। इस मौसम में रंगीनी लाह के कीट बेर और पलाश के पोषक वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए, जबकि कुसुमी लाह के कीट सिर्फ बेर के पोषक वृक्ष पे चढ़ाना बेहतर होगा। मान लीजिए लाह में 2 तरह का फसल है। इसमें एक फसल है आपको अगनी बोलते हैं, एक जेतवी बोलते हैं। आपको कुसमी कीट लगता है ये 2 फसल में, और दूसरा एक रंगीनी कीट है, उसका भी 2 फसल है। एक बैसाख की फसल बोलते हैं, एक कट की फसल बोलते हैं। आपको इस मौसम में रंगीनी का कीट जो है उसका आपको फसल लगता है, कटकी वाला फसल लगता है। और आपको कुसमी का कीट जो है उसका फसल अभी चलता है वो अगनी का चलता है। इस तरफ का आपका 2 अलग अलग कीट का ये फसल चलता है। कुसमी के लिए अगनी फसल चलता है और आपको रंगीनी कीट के लिए कटकी फसल चलता है। लाह फसल में लाह और लाह कीट को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीट और फफूंद लगने की समस्या रहती है। जो किसान समय पर बीहन लगा दिए उनके लिए अभी दवा छिड़काव का सही समय है। शत्रु कीट और फफूंद के नियंत्रण के लिए रंगीनी केत की फसल में कीटनाशी का 2 छिड़काव जरूर करें, जबकि कुसुमी अगहनी फसल में कीटनाशी का 3 से 4 छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए, हम पहले ही बताए 2 फसल है, एक कटकी वाला फसल है, एक अगनी वाला फसल है। कटकी वाला फसल के लिए लाह लगाने के बाद 30 दिन के बाद एक दवाई छिड़काव करना पड़ता है और उसके बाद 60 दिन में एक दवाई, मतलब उसका 4 महीने का फसल है। 4 महीने का फसल में 2 बार करने पे उसको ठीक हो जाता है। ज़रूरत पड़ेगा तो आप आखिरी में कर सकते हैं, नहीं हो तो 2 स्प्रे में ठीक हो जाता है वो रंगीनी का कटकी वाला फसल में।
और अगनी वाला फसल जो है इसका मिनिमम आपको 3 बार छिड़काव करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले आप ला लगाने के बाद 30 दिन के बाद ये करना, मतलब 25 से लेके 30 दिन के अंदर एक दवाई छिड़काव करना पड़ता है। उसके बाद 45 दिन के अंदर एक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसमें बारिश बहुत होते रहता है। बारिश होने पे इसमें वो पफून और फंगल का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो जाता है। उसी के लिए वो 45 दिन के पहले हम एक दवाई छिड़काव करना पड़ता है। और तीसरा जवाब जो है आप 60 दिन के बाद, 70 दिन में भी, मतलब वो 60 दिन के बाद ये कर सकते हैं। अभी ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा बारिश होगा, आपको ज़्यादा पफून का दिक्कत दिख रहा है, आप चौथा स्प्रे भी इसमें कर सकते हैं अगनी वाला फसल में। अगनी फसल में शत्रु कीटों से बचाव के लिए अनुशंसित मात्रा में इंडोक्सा कार्ब दवा से बने घोल का छिड़काव करें, जबकि केत की फसल में शत्रु कीटों के नियंत्रण के लिए फिफ्रोलिन दवा और फफूंद के लिए कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। अब देखिए, इसी में आप शत्रु कीट का, और इसमें 2 दिक्कत होता है। एक शत्रु कीट हो गया, एक पफून, मतलब वो डिसीज बोलते हैं, वो सूटी मोल्ड का, वो काला काला दिखता है पेड़ पे, वो उसी तरफ का, मतलब सूटी मोल्ड का प्रॉब्लम। एक शत्रु कीट का, पैरासिटाइड प्रेडेटर का, इस तरफ का प्रॉब्लम आता है। अब शत्रु कीट को मारने के लिए और प्रेडेटर को मारने के लिए ये दवाई हमारा संस्थान से रिकमेंड हुआ है। एक है एथोफन पराक्सर की एक दवाई है, और दूसरा है इंडाक्सा कार्ब करके एक दवा है। ये है आपको अग्नि वाला फसल में इसको कर सकते हैं। इसका मात्रा जो है एथोफन पराक्स के लिए 2 ml 1 लीटर पानी में, मान लीजिए आप एक बाल्टी लेंगे 20 लीटर का बाल्टी, उसमें आपको 40 ml डालना है। और वो नहीं मिल रहा है, आप इंडाक्सा कार्ब करके एक दवाई मिल रहा है, उसका तो आधा ml 1 लीटर बाल्टी पानी में, मतलब आप 20 लीटर पानी में खाली 10 ml डालने पे वो ठीक रहेगा। ये तो अग्नि वाला फसल के लिए। अब कटकी वाला फसल के लिए आप दवाई छिड़काव करना होगा तो उसको एक फिफ्रोनिल करके एक दवाई आता है, उसको 1 लीटर पानी में 1.5 ml, मतलब एक बाल्टी पानी में आपको 15 ml डालने पे उसको दवाई डाल सकते हैं। साथ साथ इसको ये फफून का और सूटी मोल्ड का प्रॉब्लम आता है, उसको ये कार्बनडेसिम और क्लोरोथलोनिल मार्केट में आपको बेविस्टिन के नाम पे मिलता है, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, मान लीजिए आप 20 लीटर का बाल्टी होगा, उसको 20 ग्राम डालना पड़ेगा। इस तरफ का मिला के उसको दवाई छिड़काव करने पे आपको शत्रु कीट को भी और फफून का भी दिक्कत को कम कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। पोषक वृक्षों में लगे लाह में श्वसन क्रिया के लिए छेद बने होते हैं और लाह में फफूंद के प्रकोप से ये छिद्र बंद हो जाते हैं। इससे लाह की श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाती है और लाह उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन जब लाह से नर कीटों के निकलने का समय चल रहा हो तो दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। आपको मतलब इसका सही तरीके करने के लिए तो आपको ये देखिए, ये आपको ला लगा दिए, लगाने के बाद इसका कटकी वाला फसल में 25 से 30 दिन के अंदर एक बार क्या क्या मात्रा बताए थे उसी तरफ का डाल के करना है कटकी फसल में। और उसके बाद आप 60 दिन के बाद भी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हो जाएगा। बट ये अग्नि वाला फसल जो है इसमें 25 दिन 30 दिन के अंदर एक दवाई, उसके बाद 45 दिन के अंदर दूसरा दवाई। क्या है, इसका बारिश का मौसम है, इस तरफ का आपको नहीं करने पे कभी कभी इसमें वो फंगल, वो फफून का दिक्कत जो है वो आपको लाह में 3 छेदा दिखता है। वो एक श्वास करने का छेदा है, एक सिक्रेट करने का छेदा है। वो पफून जो है 3 छेदा को बंद कर देता है, वो छेदा को बंद करेगा, वो ठीक से श्वास नहीं कर पाएगा, फिर मर जाएगा। उसी के लिए दूसरा दवाई जो है 45 दिन के अंदर कर लेंगे। और तीसरा जो है थोड़ा नर कीड़ा निकलने के बाद करना है, और नर कीड़ा निकलने के समय में इसको दवाई छिड़काव नहीं करना है। और कटकी फसल में 45 दिन से लेके 55 दिन तक नर कीड़ा निकलता है, और ये अग्नि वाला फसल में ये 42 डेज से लेके आपको 60 दिन तक नर कीड़ा निकलता है, उस समय में आपको दवाई छिड़काव नहीं करना है। लाह के पोषक वृक्षों में शत्रु कीट प्रबंधन का एक आसान तरीका ये भी है कि टहनियों पर स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले बीहन लगाएं। साथ ही पोषक वृक्ष की टहनियों पर संतुलित मात्रा में बीहन लगाएं। हमेशा समय पर फुंकी उतारें, इससे शत्रु कीटों की समस्या कम होगी। इसके अलावा अनुशंसित समय पर अनुशंसित शत्रु कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें, इससे शत्रु कीट और फफूंद का प्रकोप नहीं होगा। अभी तो आपको लाल लग गया है, बट लाल लगाने के पहले आपको बीएन जो है, अच्छी बीएन को आप लेना है। अच्छी बीएन को लेने पे क्या होता है, शत्रु कीट का दिक्कत जो है अपने आप कम हो जाता है। दूसरा है लगाने का तरीका है, और लगाने का तरीका आप मतलब कितना चाहिए उतना ही लगाइए, बहुत ज़्यादा मत बैठाइए। फिर वो सही टाइम पे फुंकी उतारना था,
वो सही टाइम पे आप पंखी उतार दिया होगा, वो आपको शत्रु कीट का उसका जीवन चक्र है 30 से 35 दिन तक लगता है। आपको पंखी नहीं उतारा होगा तो उधर से आपको नया फसल में आपको दिक्कत करेगा। उसके लिए सही टाइम पे पंखी उतारना है। उसके बाद जो है हम क्या क्या मतलब वैज्ञानिक तरीका से दवाई पहले से हम सान रिकमेंड किया गया है, उसी दवाई को लेके आप छिड़काव करिए, वो भी सही टाइम पे करिए, आपका अच्छा सा लाख का फसल ले सकते हैं और आपका बढ़िया फसल भी मिलेगा। ला उत्पादक भाइयों, आप अपनी इच्छा अनुसार मई, जून, जुलाई मौसम में बैसाख, जेठवी फसल लगाएं या अक्टूबर, नवंबर में केत की अघनी फसल लगाएं। रंगीनी या कुसमी किसी भी लाह की खेती करें। इनमें शत्रु कीट प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ की सलाह का पालन करें। निश्चित रूप से शत्रु कीट मुक्त लाह उत्पादन के बेहतर लाभ कमाने में सफल होंगे। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी लगी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। तब तक आप कागज़ और कलम उठाइए और फटाफट हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपनी समस्याएं और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।